और साध्वी प्रेम आयसा मामले से जुड़ी बड़ी खबर, जहां मामले में अब तक 35 लोगों से पूछताछ हुई है। जोधपुर एसीपी छवि शर्मा का इस पर बयान सामने आया और छवि शर्मा ने कहा है कि हर बिंदु पर पुलिस जांच में जुटी हुई है और अब तक 35 लोगों से पूछताछ की गई है। साध्वी प्रेम आयसा के संदिग्ध मौत के मामले में एसआईटी द्वारा गठित टीम लगातार पिछले 10 दिनों से किस तरह से कार्य कर रही है। हमारे साथ है एसआईटी टीम की इंचार्ज छवि शर्मा। मैम, किस तरह से 10 दिन में क्या क्या पाया, क्या क्या खोया अभी तक? अभी जो पिछला समय बीता, जो हमारी जो कार्यवाहियां थी, जो आवश्यक थी विभिन्न एजेंसी से रिलेटेड, वो करके अब हम हमारे स्तर पर जानकारी ले रहे हैं। लगभग अराउंड 35 लोगों से हमने पूछताछ की है, जानकारी ली है, बयान लिखबद्ध किए गए हैं। जो साध्वी प्रेम आयसा से रिलेटेड लोग हैं उनसे उनकी मेडिकल हिस्ट्री जो है वो समझने का पूरा प्रयास किया गया और साथ ही उनका जो सोशल मीडिया अकाउंट्स को टैकल करते हैं उनसे जानकारी प्राप्त की गई डिटेल में। और इसके अतिरिक्त उनके संपर्क में हाल में जो लोग आए हैं, बिल्कुल डायरेक्ट कांटेक्ट में आए हैं और पिछले कुछ समय में आए हैं, उनके बारे में जानकारी ली गई। यही सब चीज़ों के बारे में जानकारी लेके एनालिसिस किया गया, प्रॉपर किया जा रहा है कंटिन्यूसली। इसके अतिरिक्त जो टेक्निकल आधार पे हमारे द्वारा सूचना इकट्ठी की गई है, गैदर की गई है, उसके ऊपर बकायदा हमारी जो एसआईटी की जो साइबर टीम है उसके द्वारा एक एनालिसिस रिपोर्ट तैयार की गई है मूवमेंट्स को समझने के लिए बेहतर, जिसके अंदर सभी तरीके का जो टेक्निकल डेटा था उसको मर्ज किया गया है। साथ ही बहुत गहनता से, बहुत साइंटिफिक तरीके से जानकारी बार बार ली जा रही है, क्रॉस क्वेश्चन किया जा रहा है, समझा जा रहा है, कोई भी पहलू जो है वो हमारा अनटच नहीं रहे, इसके लिए पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। पूरी एसआईटी टीम द्वारा श्रीमान सीपी साहब, डीसीपी साहब के निर्देशन में, एडीसीपी साहब के निर्देशन में, कि कोई भी ऐसी चीज नहीं रह जाए, परंतु ऐसा भी कोई ड्रास्टिक हमको कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं मिला है। और यदि ऐसी कोई चीज सामने आती है एफएसएल में तो हम काफी हद तक प्रिपेयर्ड रहेंगे चीजों को चॉक आउट करके एक स्ट्रीमलाइन करने में। जी। और पर्ची, वो जो भी कंपाउंडर ने जो कहा पर्ची थी, वो पर्ची वाले में कहाँ तक पहुंचे? अभी तक स्पष्ट रूप से उनके द्वारा ये बताया नहीं गया है और इस चीज में अनुसंधान अभी जारी है। निश्चित रूप से कह सकते हैं अनुसंधान जारी है, लेकिन 35 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की जा चुकी है, उनके बयान रिकॉर्ड किए जा चुके हैं। जो एफएसएल के डायरेक्टर कह रहे हैं वो उनका अनुभव है, उसके आधार पर, क्योंकि जो अंतिम समय में अगर क्लोज में था तो उसका सेवादार और उनका पिता, इसीलिए उन्होंने डीएनए टेस्ट करवाने की बात संभव तो कही होगी। लेकिन निश्चित रूप से कह सकते हैं एसआईटी अपनी तरफ से हर एंगल से जांच कर रही है और उम्मीद की जा रही है कि जिस तरह से विस्तृत रिपोर्ट आ जाएगी उसके बाद इस केस को पूरा सॉल्व आउट कर लिया जाएगा। जोधपुर से एनडीटीवी के लिए अरुण हर्ष की रिपोर्ट। और एक महीने बाद एक बार फिर से राजस्थान में बम की धमकियों का सिलसिला अब शुरू हो गया है और इसी कड़ी में राजस्थान हाईकोर्ट को एक बार फिर से बम से उड़ाने की धमकी मिली। सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि तीन जगह पर न्यायालयों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। राजस्थान हाईकोर्ट को आज एक बार फिर से बम से उड़ाने की धमकी मिली। इसके साथ ही जोधपुर हाईकोर्ट और अजमेर जिला न्यायालय और कलेक्ट्रेट को भी बम से उड़ाने की धमकी दी गई। ये पहला मौका नहीं जब इस तरह की धमकी कोर्ट और राजस्थान में आई है। इससे पहले दिसंबर में तो लगातार 5 कार्य दिवस पर बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। आंकड़े बताते हैं कि साल 2025 में अब तक राजस्थान में सरकारी दफ्तरों और संवेदनशील स्थानों को निशाना बनाते हुए 57 ईमेल मिल चुके हैं, जिसने दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु के बाद जयपुर को देश में बम धमकी के मामले में 5वें स्थान पर ला दिया है। दिसंबर में लगातार 5 दिन मिली बम से उड़ाने की धमकी। साल 2025 में कई जगहों पर 57 ईमेल मिले। दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु के बाद जयपुर का नाम। देश में बम धमकी के मामले में 5वें स्थान पर जयपुर। ईमेल के जरिए हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी। पिछले 3 महीने में 10वीं धमकी मिली। रजिस्ट्रार को ईमेल के जरिए हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली। ईमेल में दावा किया गया कि हाईकोर्ट परिसर में 3 शक्तिशाली आरडीएक्स बम प्लांट कर दिए गए हैं। इसके बाद कोर्ट में हड़कंप मच गया, परिसर खाली करवाया गया। नंबर ऑफ टाइम्स ये जो बॉम्ब थ्रेट आ रही हैं, ये किसी के लिए भी ठीक नहीं है।
क्योंकि अदालतें तो निष्पक्ष तरीके से अपना काम कर रही हैं। यहाँ इस तरह की थ्रेट देना कहीं भी किसी भी रूप में न्याय संगत नहीं है। हम देख रहे हैं बार बार इस तरह की थ्रेट आती है, कोर्ट्स को उठना पड़ता है, हम एडवोकेट्स को भी इधर उधर जाना पड़ता है, जजेस को शिफ्ट करना पड़ता है। इससे निश्चित रूप से यहाँ काफ़ी एक तरह से हर्डल्स पैदा होती हैं, फिर कोर्ट दोबारा रिव्यू होने में समय लगता है। कोर्ट का टाइम बड़ा वैल्यूएबल है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि जो भी कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं जो इस चीज़ के लिए जिम्मेदार हैं वो इसको सीरियसली टेकअप करें। कहाँ से ये थ्रेट्स आती हैं, कौन भेज रहा है, इसको ढंग से इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। आज के इस ज़माने में हम इसको इन्वेस्टिगेट नहीं कर पा रहे हैं। आई थिंक इट्स ए फेलियर ऑन पार्ट ऑफ द कंसर्न्ड अथॉरिटीज़। हाईकोर्ट जयपुर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राजीव सोगरवाल ने बताया कि लगातार पिछले 3 महीने में एक हाईकोर्ट के जयपुर परिसर में ये 10वीं धमकी थी। ये सही नहीं है, इससे कोर्ट की कार्यवाही प्रभावित होती है। कोई सख्त कदम उठाने की जरूरत है। देखा कि कुछ डॉग स्क्वाड टीम और कुछ पुलिस का टीम इस न्यायालय परिसर में अचानक बहुत हड़बड़ी से दौड़ती हुई भागती हुई आई। तो जानकारी करी तो पता चला कि इस नए न्यायालय भवन को बम से उड़ाने की किसी अज्ञात व्यक्ति ने धमकी दी है, और जिसके निमित्त यह डॉग स्क्वाड टीम और सारा पूरी नए न्यायालय भवन का निरीक्षण कर रहे हैं, देख रहे हैं। जो भी नए न्यायालय भवन में पक्षकार और लोग हैं उन्हें बाहर निकाला जा रहा है, और हम चाहते हैं कि इस प्रकार की धमकी देने वाले व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। वहीं अजमेर में कलेक्ट्रेट और जिला सेशन न्यायालय के नए भवन को बम से उड़ाने का धमकी भरा मेल मिला। ये मेल जिला कलेक्टर को भेजा गया। मेल में लिखा कि कोर्ट परिसर में 13 RTX लगाए हैं, जल्द से जल्द कोर्ट को खाली करें। मेल मिलते ही प्रशासन, पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां तुरंत हरकत में आ गयी। आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और न्यायालय परिसर की सुरक्षा बढ़ा दी गयी। वहीं आपको बताएं कि पिछली बार जब हाईकोर्ट को लगातार 4 दिन ऐसी धमकी मिली थी, तब उसी दौरान उसी मेल ID से तमिलनाडु DGP के अधिकारी की ईमेल पर भी मेल किया गया। सूत्रों के मुताबिक धमकी देने वाले ने मेल में लिखा था, द डे वी हैव बीन वेटिंग फॉर। 4 RDX ID जयपुर हाईकोर्ट और इंटरकॉन्टिनेंटल होटल जयपुर में लगाए गए हैं। लोगों को 2 बजे से पहले वहां से हटा लें। मेल में तमिलनाडु चुनाव और लिट्टे जैसे आतंकी संगठन के नाम का भी जिक्र किया गया था। इसी को लेकर सुरक्षा एजेंसियों ने उच्च स्तर पर इसकी जांच शुरू कर दी थी। जांच एजेंसियां अब हर एंगल से जांच कर रही हैं, क्योंकि इन धमकियों को न केवल ऐसे कोरी धमकियां माना जा रहा है। अब चूंकि इनमें आतंकी संगठनों का नाम शामिल है, इनमें अंतर्राज्यीय संबंध शामिल है, इसलिए इनके बारे में अब गंभीरता से जांच हो रही है और हर पहलू से जांच की जा रही है, ताकि ये देखा जा सके कि कहां से धमकियां लगातार मिल रही हैं, धमकी भेजने वालों का मकसद क्या है और क्या उनके मंसूबे हैं, और ये धमकी भेजने से वे अपनी कौन सी बात ऐसी है जो मनवाना चाहते हैं। बहरहाल इस तरह की धमकियों से लगातार जो कि हाईकोर्ट का कामकाज है वो प्रभावित होता है, और जिससे आम जन को भी भारी नुकसान झेलना पड़ता है। फरियादी जो वहाँ पर फरियाद लेकर आते हैं, उनके मामलों की सुनवाई नहीं हो पाती है। कई महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई टलती है और कामकाज पूरा बाधित होता है। कैमरामैन सुशील कुमार के साथ विश्वास शर्मा, NDTV। और अपनी खबर